प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं कि बंगाल जब नवाबों के अंडर था, यानी कि पहले तो बंगाल मुगल्स के अंडर था, लेकिन मुगल्स के कमजोर होने के बाद नवाबों का सिस्टम डेवलप हो गया था बंगाल में। यानी कि जो पहले मुगलों के लिए सूबेदार हुआ करते थे, उन्होंने अब खुद को नवाब बना लिया था, एक तरह से सेमी इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर लिया था। तो उस वक्त की क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी, बंगाल के क्या मेजर इवेंट्स हुए उस वक्त, वो सब हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए समझते हैं कि जब बंगाल नवाबों के अंडर था, नवाबों का रूल चल रहा था बंगाल में, तो उस वक्त की इंडियन हिस्ट्री क्या है वो हम देखते हैं। तो बंगाल जब मुगलों के अंडर था तब की क्या सिचुएशन थी वो हम पहले समझ लें तो अच्छा रहेगा। तो जो मुगल्स हैं उन्होंने अपने पूरे एम्पायर को 12 अलग अलग सूबों में बांट रखा था। जैसे आज का इंडिया है, तो आज हमने इंडिया को स्टेट्स में बांट रखा है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो उसी तरह मुगलों ने भी अपने पूरे किंगडम को 12 अलग अलग सूबों में बांट रखा था। तो सूबा अगर आज के टर्म्स में बात करो तो एक स्टेट के जैसी एक यूनिट हुआ करती थी। तो ये आप मैप देख सकते हो ना, मुल्तान सूबा, अजमेर सूबा, दिल्ली, आगरा, इस तरह के 12 अलग अलग सूबे थे। उनमें से एक सूबा था बंगाल का। तो उस वक्त का बंगाल जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों से मिल के बना होता था। तो आज भले ही हम बिहार नाम का स्टेट देख पाते हैं, उड़ीसा नाम का स्टेट देख पाते हैं और वेस्ट बंगाल नाम का स्टेट देख पाते हैं, तो उस वक्त का बंगाल आज के बिहार, आज के उड़ीसा, आज के वेस्ट बंगाल और साथ ही साथ पूरी की पूरी बांग्लादेश जो कंट्री है आज, वो भी बंगाल का ही हिस्सा थी। तो ये स्ट्रक्चर था बंगाल सूबा का। तो क्योंकि इसको सूबा कहा जाता था, तो इसलिए यहां जो मुगल ऑफिसर्स अपॉइंट होते थे, मुगल वाइसरॉयज अपॉइंट होते थे, उनको सूबेदार कहा जाता था। तो सूबेदार एक तरह से आप समझ लो कि पूरे सूबे का इंचार्ज हो गया। तो इसको कौन अपॉइंट करता है? तो जो मुगल एम्परर है वही किसी ना किसी को सूबेदार बना के सूबों में भेज दिया करता था। तो जब बंगाल सूबे की हम बात कर रहे हैं, तो बंगाल सूबे का कैपिटल हुआ करता था ढाका। तो आज ढाका जो है पूरे बांग्लादेश का कैपिटल है ना, उस वक्त भी ढाका कैपिटल था बंगाल सूबे का। कब? जब मुगलों का राज चल रहा था। यहां तक कि जहांगीर ने ढाका का नाम थोड़े दिनों के लिए बदल के खुद के नाम पे रख लिया था। तो जहांगीर ने अपने ऊपर इसका नाम, ढाका का नाम बदल के रख लिया था जहांगीरपुर। तो इससे आप समझ सकते हो कि ढाका कितनी इंपॉर्टेंट जगह रही होगी मुगलों के लिए भी। तो जब औरंगजेब का रूल आया, औरंगजेब जो है लास्ट स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर माना जाता है। इसके बाद जो है, इसकी डेथ के बाद, औरंगजेब की डेथ के बाद जो है मुगलों का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। तो ये आखिरी स्ट्रॉन्ग मुगल रूलर है औरंगजेब। तो जब औरंगजेब का रूल चल रहा था, तो उस वक्त जो बंगाल में काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज की एक्टिविटी बढ़ गई थी, पोर्चुगीज की, ब्रिटिश की, डच की, क्योंकि सबको बंगाल में प्रॉफिट नजर आता था। और दूसरी चीज ये थी कि बंगाल में जो है काफी लंबा चौड़ा कोस्ट है, तो वो तो समुद्र के थ्रू बिजनेस करते थे। तो इसलिए बंगाल सबको अट्रैक्ट करता था, जितनी भी यूरोपियन कंपनीज है। तो औरंगजेब को थोड़ा बहुत खतरा महसूस होने लगा। क्यों महसूस होने लगा? क्योंकि इन्हीं कंपनीज ने साउथ इंडिया में कई जगह पे जमीनें कैप्चर कर ली थी। गोवा को कैप्चर कर लिया था पोर्चुगीज ने, डच ने कैप्चर कर लिया था मसूलीपट्टनम, मद्रास, इस तरह की जगहों पे। तो औरंगजेब को लगता था कि यही सारी हरकतें कहीं ये लोग बंगाल में भी शुरू ना कर दें। तो औरंगजेब को थोड़ी बहुत चिंता बनी रहती थी। तो इसलिए औरंगजेब ने क्या किया, सूबेदार तो है ही, तो सूबेदार को सपोर्ट करने के लिए एक नया मिलिट्री ऑफिसर भेजा। तो उसका नाम था मुर्शीद कुली खान। तो मुर्शीद कुली खान बिल्कुल ही तगड़ा, हट्टा कट्टा एक मिलिट्री कमांडर हुआ करता था। तो औरंगजेब को इस पे पूरा भरोसा था। तो औरंगजेब के दिमाग में क्या चल रहा था कि अगर मुर्शीद कुली खान जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी चला जाता है बंगाल में, बंगाल को संभालता है, तो कम से कम वो ब्रिटिश कंपनीज पे नजर तो बनाए रखेगा। तो इसने मुर्शीद कुली खान को दीवान बना दिया बंगाल का। तो दीवान का क्या मतलब होता है? तो देखो,
कोई भी गवर्नमेंट चलती है तो उसके लिए उसको टैक्स वगैरह चाहिए होते हैं। आज हम लोग जो भी हमको सैलरी मिलती है उसका हम टैक्स भरते हैं ना, कुछ हिस्सा टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। तो उस वक्त भी मुगल्स जो है, मुगल ही नहीं बल्कि बाकी राजा भी जो है वो अपनी प्रजा से टैक्स कलेक्ट करते थे। तो ये टैक्स कौन देता था? जो फार्मर्स होते थे, जो मर्चेंट्स होते थे, वो अपने एम्परर को टैक्स देते थे। तो इसी टैक्स को दीवानी कहा जाता था। दीवानी, आज हम टैक्स बोलते हैं, उस वक्त दीवानी कहा जाता था। तो इसी टैक्स को कलेक्ट करने का जो इंचार्ज बनता था उसको दीवान बोलते थे, बेसिकली टैक्स कलेक्ट करने वाला। तो अब मुर्शीद कुली खान को दीवान बना के भेज दिया। ठीक, तो बंगाल की कैपिटल क्या है? तो ढाका है। तो मुर्शीद कुली खान ने क्या किया, उसने सोचा कि चलो ढाका में तो सब कुछ ठीक ही है, तो ये मकसूदाबाद नाम की एक जगह पे जाके सेटल हो जाता है। क्यों सेटल हो जाता है मकसूदाबाद नाम की जगह पे? क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना रखी थी यूरोपियन जो कंपनीज है, और इसको तो भेजा ही इसलिए गया था कि ये यूरोपियन कंपनीज पे नजर बनाए रख सके। तो ये ढाका में रह के क्या करता? ढाका में तो थी नहीं यूरोपियन कंपनीज, इसलिए ये मकसूदाबाद में जाके सेटल हो जाता है, वहां अपना पैलेस बनाता है और वहां से दीवान का फंक्शन अपना ये चालू कर देता है। तो ये इतना औरंगजेब इसके काम से खुश हो गया, क्योंकि इसको भेजा था रिवेन्यू टैक्स कलेक्ट करने और अंग्रेजों पे नजर रखने। तो इसके काम से औरंगजेब इतना खुश हो गया कि उसने कहा कि चलो जो मकसूदाबाद है जहां पे तुम रहते हो उसका नाम बदल के तुम खुद के नाम पे रख लो। इसका क्या नाम है? मुर्शीद कुली खान। इसलिए इसने मकसूदाबाद का नाम बदल के खुद के नाम पे रख लिया, मुर्शीद। मुर्शीद से बन गया मुर्शिदाबाद। ठीक, तो अभी औरंगजेब है तो मुर्शीद कुली खान है, ये दोनों मिलके कंट्रोल में रखे हुए हैं यूरोपियन कंपनीज को। लेकिन औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। तो औरंगजेब की डेथ के बाद सक्सेशन की लड़ाई शुरू हो जाती है, जो औरंगजेब के अपने बेटे वगैरह हैं। तो इसके बाद औरंगजेब के जाने के बाद क्या होता है कि कमजोर लोग मुगल एम्परर बनते गए। 2-2, 3-3 साल के लिए एम्परर बनते थे, फिर कोई उनको मार के गद्दी से हटा देता था या खुद ही वो बीमार होके मर जाते थे। तो कहने का मतलब है कि औरंगजेब के बाद जो मुगल एम्परर है वो उतने ताकतवर नहीं थे कि कोई उनसे डरे या कोई किसी को वो हरा सके। अब इतनी औकात इनकी थी नहीं। तो औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में। तो औरंगजेब की डेथ होने के बाद जब ताकत इनकी कमजोर हो गई तो जो 12 अलग अलग सूबे थे उनमें से कुछ सूबों पे इनकी पकड़ कमजोर हो गई। कुछ सूबे तो बहुत दूर है ना, ये लोग तो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में रहते थे, आगरा में रहते थे। वहां से अगर आप बंगाल की दूरी देखो तो कम से कम 2000 किलोमीटर की दूरी है। तो बंगाल पे इनका कंट्रोल कम हो गया, क्योंकि औरंगजेब जैसा कैपेबल लीडर तो अब रहा नहीं। तो 1717 की बात है, तो उस वक्त मुगल एम्परर था फर्रुखशियर। तो फर्रुखशियर औरंगजेब का ही पोता था। तो 1717 यानी औरंगजेब के मरने के 10 साल के बाद फर्रुखशियर नाम का मुगल एम्परर गद्दी पे बैठा हुआ था। और उसने क्या किया, उसने मुर्शीद कुली खान को प्रमोट कर दिया, प्रमोशन दे दिया। तो मुर्शीद कुली खान दीवान तो था ही, दीवान तो उसको औरंगजेब ने ही बनाया था। अब फर्रुखशियर ने उसको प्रमोशन देके सूबेदार भी बना दिया। तो सूबेदार क्या होता है? सूबे का या प्रोविंस का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है ना। तो दीवान तो है ही, साथ ही अब सूबेदार भी हो गया, यानी उसकी इज्जत और उसकी औकात भी बढ़ गई। किसकी? मुर्शीद कुली खान की। अब एक गड़बड़ भी कर दी फर्रुखशियर ने उसी साल। फर्रुखशियर ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। एक्चुअली हुआ क्या था कि फर्रुखशियर जो है बीमार पड़ गया था, तो उसको कोई डॉक्टर उसका इलाज कर नहीं पा रहा था। तो ये बात जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चली, ब्रिटिशर्स को पता चली, तो उन्होंने अपना एक डॉक्टर भेजा। तो क्योंकि वो डॉक्टर पढ़ा लिखा यूरोपियन डॉक्टर था, तो उसने फर्रुखशियर को ठीक कर दिया। तो फर्रुखशियर को ऐसा लगा कि अरे मेरी जान इसी डॉक्टर ने बचाई है। तो बदले में उसने कहा डॉक्टर से कि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग लो। फर्रुखशियर ने उस डॉक्टर की शादी भी करवाई थी अपने मिनिस्टर की बेटी से। वो बहुत खुश हो गया था उस डॉक्टर से। तो उस डॉक्टर ने कहा कि मुझे पर्सनली तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हैं वो आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो फर्रुखशियर मिला ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स से, ये मिल रहा है फर्रुखशियर।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके सामने सर झुका के रिक्वेस्ट किया कि आप एम्परर हो, हम आपसे परमिशन मांगते हैं कि जो बंगाल का सूबा है वहां पे आप हमको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन दो। तो ड्यूटी फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि आप कुछ भी ट्रेड करोगे, बिजनेस करोगे, तो आपको एक टैक्स देना होता है ना अपने सरकार को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आप हमारा वो टैक्स माफ कर दो, यानी हमको टैक्स ना देना पड़े। टैक्स तो तब भी देना पड़ता है जब सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाओगे, तो जो सिटी के गार्ड्स होते हैं वो गार्ड आपको चेक करते हैं, बोलते हैं कि सामान आप मेरे शहर में ला रहे हो तो आपको टैक्स देना होगा, या सामान आप मेरे शहर से बाहर ले जा रहे हो तो टैक्स देना होगा। तो वो कहलाता था ड्यूटी टैक्स, यहां से वहां सामान ले जाना ड्यूटी टैक्स। तो कहा कि वो टैक्स आप माफ कर दो, हमको ड्यूटी फ्री टैक्स की परमिशन दे दो, ना सिर्फ बंगाल में बल्कि मद्रास में और बॉम्बे में। इन 3 लोकेशंस पे ब्रिटिशर्स ने अपनी सेटलमेंट्स बना रखी थी। इन 3 लोकेशंस को प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, प्रेसिडेंसी। तो इन तीनों प्रेसिडेंसी, ये तीनों की तीनों प्रेसिडेंसी के लिए परमिशन इसको मिल गई मुगल से। अब देखो ये कितना बुरा फैसला है। तो फर्रुखशियर अपने लोगों से तो टैक्स लेगा, इंडियंस से तो टैक्स लेगा, लेकिन ब्रिटिशर्स को उसने कहा कि आप टैक्स मत दो। तो अब ब्रिटिशर्स का कितना बड़ा फायदा होगा ये तो अलग चीज है, लेकिन बिजनेस में कितनी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी ये समझ लो। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक चेयर है, एक कुर्सी, एक इंडियन एक कुर्सी बनाता है 100 रुपए में और एक ब्रिटिशर एक कुर्सी बनाता है 100 रुपए में। इंडियन को टैक्स भी देना है राजा को, तो इंडियन 100 रुपए की कुर्सी 120 रुपए में बेचेगा, क्योंकि 10 रुपए उसको राजा को टैक्स देना है, 10 रुपए वो खुद रखेगा। अब ब्रिटिशर को तो कोई टैक्स नहीं देना है राजा को, तो ये चाहे तो कुर्सी 115 रुपए में भी बेच सकता है ना। तो अब कस्टमर के बारे में सोचो, कस्टमर को तो पैसे से मतलब है ना, कस्टमर तो वही कुर्सी खरीदेगा जो सस्ते में मिले। तो ब्रिटिशर्स को सामान सस्ते में बेचने का मौका मिल गया। सेम सामान अब वो सस्ते में बेच सकते थे क्योंकि टैक्स वैक्स तो देना नहीं है। तो ये जो डिसीजन है इसको हिस्टोरियंस काफी फूलिश, बेवकूफी भरा डिसीजन मानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं फर्रुखशियर फरमान, रॉयल फरमान ऑफ 1717। यहीं से सारी गड़बड़ स्टार्ट हो गई। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो मुगल एम्परर्स थे वो दस्तक या पास इशू करते थे, पास इशू करके ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को दे देते थे। वो कहते थे कि जब भी कोई आपसे टैक्स मांगे या आपके सामान को चेक करे तो आप अपनी जेब से निकाल के ये पास दिखा देना, तो वो समझ जाएगा कि आपको मुगल एम्परर ने परमिशन दे रखी है कि टैक्स नहीं देना है। तो इसी चीज का बहुत गलत फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। तो खैर आते हैं अपने नवाबों वाली स्टोरी पे। तो औरंगजेब की डेथ हो गई और फर्रुखशियर ने जो है मुर्शीद कुली खान को प्रमोट करके सूबेदार बना दिया। तो सूबेदार बनने के बाद भी मुर्शीद कुली खान की एम्बिशन जग गई और उसको लग गया कि अब तो मेरा मालिक औरंगजेब रहा नहीं, तो मेरी लॉयल्टी तो औरंगजेब की तरफ है। और औरंगजेब के बाद जो भी एम्परर बने वो तो काफी कमजोर थे। तो इसका फायदा उठा के मुर्शीद कुली खान ने खुद को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया। तो इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर करने का क्या मतलब है, कोई टाइटल तो एज्यूम करेगा ना, खुद को सुल्तान बुलाएगा, खुद को महाराजा बुलाएगा, कुछ तो एक टाइटल एज्यूम करेगा ना। तो वही टाइटल नवाब है, नवाब नाम का एक नया टाइटल बनाया गया और मुर्शीद कुली खान बन गया बंगाल का पहला नवाब। लेकिन इंडिपेंडेंट होने का यह मतलब नहीं है कि उसने मुगल्स को बिल्कुल ही मना कर दिया, कि कहा कि मैं आपके कंट्रोल के बाहर हूं, ऐसा नहीं है। उसने बस कहा कि बंगाल जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, बस मैं खुद को नवाब मान लेता हूं और मुझे डे टू डे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुगल से, बस मैं मुगल्स को जो टैक्स दिया करता था वो टैक्स देता रहूंगा। तो यहां से एक नई व्यवस्था शुरू हो जाती है, एक नई तरह की गवर्नमेंट चालू हो जाती है। पहले तो मुगल्स का कंट्रोल था, मुगल किसी को अपॉइंट करते थे कि सूबेदार बन के रहो 4 साल के लिए, 4 साल के बाद किसी और को सूबेदार बना देते थे। लेकिन नहीं, अब ये एक परमानेंट डायनेस्टी स्टैब्लिश कर रहा है। कौन? मुर्शीद कुली खान। तो अब जो डायनेस्टी इसने स्टैब्लिश कर दी उसका नाम है नसीरी डायनेस्टी। तो डायनेस्टी का मतलब होता है कि पिताजी की डेथ होगी तो उसका बेटा ही अगला नवाब बनेगा।
तो नसीरी डायनेस्टी कौन स्टैब्लिश कर रहा है? मुर्शीद कुली खान। कहां स्टैब्लिश हुई है? तो मुर्शिदाबाद में, बंगाल में। तो मुर्शिदाबाद को अब पूरे बंगाल का कैपिटल बना दिया, क्योंकि मुर्शीद कुली खान यहीं रहता था। इस शहर का नाम उसने खुद के नाम पे रख रखा था। ठीक, तो जब नवाब की पोस्ट क्रिएट हो गई तो मुगलों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुगलों ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। एक तो उनके पास ताकत भी नहीं थी, दूसरी बात यह थी कि नवाब ने कहा कि मैं पूरी तरीके से आपसे इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं अभी भी रिवेन्यू का बड़ा हिस्सा मुगल ट्रेजरी में जमा कर दिया करूंगा, क्योंकि मुगल्स को जो है अलग अलग सूबों से रिवेन्यू आता था, तभी तो वो इतने बड़े एम्पायर को चलाते थे। तो इसने कहा कि जब जरूरत पड़ेगी आप मेरी मिलिट्री हेल्प करोगे, बदले में मैं जैसे टैक्स देता आ रहा था वैसे ही टैक्स आपको देता रहूंगा। अब देखो, मुर्शीद कुली खान को यह बात पता थी कि यूरोपियन कंपनीज जो है बंगाल को लूट रही हैं, बंगाल में मतलब घपलेबाजी कर रही है। तो मुर्शीद कुली खान तो अब नवाब बन गया था, इसकी ताकत सूबेदार से भी ऊपर चली गई थी। अब तो यह किसी को भी पनिशमेंट दे सकता था, किसी को भी जेल वगैरह भिजवा सकता था। तो इसने काफी सख्ती बरती। जो ब्रिटिशर्स इसका गलत फायदा उठाते थे फरमान का, उनको पकड़ पकड़ के ये जेल में डाल देता था। तो एक्चुअली क्या करते थे ब्रिटिशर्स? तो ब्रिटिशर्स को तो पास दिया जाता था कि कोई आपसे टैक्स मांगे तो अपनी जेब से निकाल के पास दिखा देना। तो वो पास तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था ना यूज करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स क्या करते थे, उसको जो इंडियन जो बिजनेसमैन होते थे, इंडिया के भी बड़े बड़े जमींदार और सेठ थे ना, वो भी तो बिजनेस करते थे ना, तो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी उनको अपना पास दे दिया करती थी कि पास दिखाओगे तो चेक करने वाले को लगेगा कि तुम ईस्ट इंडिया कंपनी का ही सामान लेके जा रहे हो। बदले में इन लोगों से कंपनी जो है पैसे ले लेती थी। तो जो टैक्स मुगल को मिलना चाहिए वो टैक्स अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्से में जा रहा है, और ये तो करप्शन है ना। तो इन सब चीजों के बारे में पता चलता था मुर्शीद कुली खान को, इसलिए उसने अपनी जो नजर है इन पे बनाए रखी कि कहीं ये लोग गलत काम तो नहीं करें, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता था तो फिर उसको सीधा जेल में डाल देते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी परेशान होने लगी, और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों के बीच जो है दुश्मनी स्टार्ट हो गई। ठीक, लेकिन मुर्शीद कुली खान से टकराने की हिम्मत तो नहीं थी नवाबों में, अंग्रेजों में। तो फाइनली मुर्शीद कुली खान की जो है 1727 में डेथ हो गई, औरंगजेब के मरने के 20 साल के बाद। औरंगजेब इसका मालिक था, उसी ने इसको यहाँ पे सबसे पहले दीवान बना के भेजा था। तो औरंगजेब के मरने के 20 साल के बाद इसकी डेथ हो जाती है, और इसके मरने के बाद इसका जो दामाद था, सन इन लॉ सुजाउद्दीन, वो अगला नवाब बन जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो लोग नवाब बने वो उसमें उन लोगों में उतनी पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं थी, पॉलिटिकली वो शार्प नहीं थे। तो सुजाउद्दीन जो दामाद है, किसका दामाद है? मुर्शीद कुली खान का, तो वो अब नवाब बन गया है। तो सुजाउद्दीन के अंडर एक मिलिट्री कमांडर था अलीवर्दी खान नाम का। तो इसने अपनी करियर सुजाउद्दीन के अंडर ही स्टार्ट की, और बिल्कुल स्टार्टिंग में इसको फौजदार की पोस्ट दी गई थी। तो फौजदार एक डिस्ट्रिक्ट लेवल रिवेन्यू कलेक्टर होता है। जैसे दीवान है पूरे स्टेट की रिवेन्यू कलेक्ट करने वाला ऑफिसर, वैसे ही फौजदार जो है एक डिस्ट्रिक्ट की रिवेन्यू कलेक्ट करके उसको दीवान तक पहुंचाता था। तो काफी छोटे से पोस्ट से स्टार्ट की थी अलीवर्दी खान ने, लेकिन देखते ही देखते बहुत जल्दी उसने तरक्की पाई, सक्सेस पाई, और वो डेप्यूटी सूबेदार बन गया बिहार का। डेप्यूटी सूबेदार यानी सूबेदार से ठीक एक पोस्ट कम। तो अलीवर्दी खान जो है मिलिट्री जनरल है, और ये सुजाउद्दीन जो है वो नवाब है। तो सुजाउद्दीन की डेथ हो जाती है 1539 में। तो सुजाउद्दीन की ये होगा 1739। तो 1739 में सुजाउद्दीन की डेथ हो जाती है। तो सुजाउद्दीन की डेथ के बाद उसका बेटा सरफराज खान अगला नवाब बनता है। तो ये सारे लोग जो है नसीरी डायनेस्टी के ही है ना। तो नसीरी डायनेस्टी किसने स्टार्ट की? तो मुर्शीद कुली खान ने स्टार्ट की, और मुर्शीद कुली खान ने मुर्शिदाबाद शहर बनाया मतलब कि कह लो उसका नाम चेंज किया या एस्टेब्लिश किया।
तो मुर्शीद कुली खान के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन नवाब बना, और जब सुजाउद्दीन मर गया तो सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खान नवाब बना। ये तीनों के तीनों नसीरी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। अब तक जो है ये अली वर्दी खान है, इसने अपनी काफी ताकत गेन कर ली थी। तो अली वर्दी खान ने सरफराज खान को, सरफराज खान तो छोटा बच्चा ही था जब ये नवाब बना था, तो अली वर्दी खान ने सरफराज खान को चैलेंज किया कि तुम्हें मुझसे लड़ना होगा अगर तुम्हें नवाब बनना है। तो बेसिकली ये भी नवाब ही बनना चाहता था अली वर्दी खान। तो अली वर्दी खान ने 1740 में सरफराज खान को हरा दिया, और हरा के सरफराज खान को भगा दिया और खुद नवाब बन गया। तो इस तरह आप देख रहे हो कि नसीरी डायनेस्टी खत्म हो गई, बहुत जल्द खत्म हो गई, बहुत सालों तक ये राज कर नहीं पाई। तो पहली फैमिली तो चली गई, अब अली वर्दी खान के हाथ में ताकत आ गई। तो अली वर्दी खान कैसे बना था नवाब? तो उसने सरफराज खान जो नवाब था उसको चैलेंज किया, मुर्शिदाबाद में लड़ाई लड़ी और उसको मार डाला। सरफराज खान काफी कम उम्र का बच्चा था तो उसको मार दिया। तो मारने के बाद अली वर्दी खान अगला नवाब बन गया। तो अली वर्दी खान तो बंगाल का नवाब बन गया और उसने अभी अभी सरफराज खान को भी मारा है। तो सरफराज खान के जो रिलेटिव्स थे वो उड़ीसा के ऊपर कंट्रोल रखते थे, उड़ीसा के नवाब थे, ठीक है ना। तो अब अली वर्दी खान को प्रॉब्लम होने लगी कि कहीं ये जो सरफराज खान के फैमिली मेंबर्स हैं उड़ीसा वाले, वो मुझ पे हमला ना कर दें, मुझ पे अटैक ना कर दें। तो इसने सोचा कि इससे पहले कि वो मुझ पे अटैक करें, मैं ही अटैक कर देता हूं। तो ये तो अभी अभी नवाब बना था अली वर्दी खान, यानी बंगाल अभी अभी इसके कंट्रोल में आया था। इसने साथ में लगे हुए उड़ीसा पे भी हमला कर दिया। तो उड़ीसा पे भी हमला करके उड़ीसा को खुद में कैप्चर कर लिया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि बंगाल और उड़ीसा मिलके एक ही यूनिट बन गए, क्योंकि एक ही नवाब के अंडर आ गए, वो अली वर्दी खान के अंडर ही आ गए। तो अब ऐसे बनती है हिस्ट्री, पढ़ोगे नहीं, समझ के पढ़ोगे तब फायदा होगा। तो अब बंगाल और उड़ीसा एक हो गए, और अब जो उड़ीसा बंगाल का हिस्सा बना तो 1912 में ही जाके उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया। तो जब ये सब चीजें हो रही थी बंगाल में, उड़ीसा में, तो जो मुगल एम्परर था, तो क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद बहुत जल्दी जल्दी मुगल एम्परर चेंज होते थे, तो उस वक्त जो मुगल एम्परर गद्दी पे बैठा हुआ था वो था मोहम्मद शाह। उसको रंगीला भी बोलते थे। रंगीला इसलिए बोलते थे क्योंकि ये सिर्फ रंगीन मिजाज का था, इसको उतनी ज्यादा गवर्नेंस से मतलब इसको रहता नहीं था, ये अपने लाइफ के मजे लिया करता था, इसको कुछ मतलब नहीं रहता था कि मुगल मेरी डायनेस्टी में क्या चल रहा है। तो इसे बिल्कुल ध्यान दिया नहीं, कुछ भी इंटरवीन किया नहीं, अली वर्दी खान जो कर रहा था उसको करने दिया, ठीक। तो बदले में अली वर्दी खान भी नहीं चाहता था कि मुगल एम्परर से उसका कोई पंगा हो। तो उसने क्या किया, उसने भी जो रिवेन्यू जाती थी मुगल्स के पास, जो टैक्स नवाब जमा करते थे, उसको कंटिन्यू रखा, क्योंकि अगर ये लोग टैक्स नहीं देंगे तो मुगल डायनेस्टी चलेगी कैसे। और इनको भी तो सपोर्ट चाहिए ना कि मुगल एम्परर का, कि हाँ भाई मैं मुगल एम्परर का नवाब हूं। तो दोनों को एक दूसरे से फायदा था। तो अली वर्दी खान अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर लेता है। तो अब अली वर्दी खान ब्रिटिशर्स के करीब आ जाता है। तो ब्रिटिशर्स के करीब क्यों आता है ये भी हम, तो अली वर्दी खान जो है उसने ब्रिटिशर्स से दोस्ती कर ली। अब क्यों की ये भी समझ लेते हैं। तो एक्चुअली क्या था ना कि उस वक्त मराठास का बहुत ज्यादा खतरा हुआ करता था। तो मराठास जो है, जो मराठा सोल्जर्स जो थे, तो वो दूर दूर तक जाके जो मुगल्स को परेशान करने के लिए मुगल टेरिटरीज को लूटा करते थे। तो बंगाल भी तो एक तरह से मुगल्स के ही कंट्रोल में था ना, मुगल्स के ही अंडर था। तो ये लोग बंगाल में भी फ्रीक्वेंटली आते थे, लूटपाट मचाते थे। जो मराठा फोर्सेस का एक सेक्शन है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो अली वर्दी खान और अंग्रेज दोनों की ही दुश्मनी थी मराठास से। तो एंग्लो मराठा वॉर्स होते थे, तो ब्रिटिशर्स मराठा से तो लड़ते ही थे, और अली वर्दी खान क्योंकि मुगल्स के तरफ से नवाब है तो मराठास की तो दुश्मनी उससे होगी ही। तो मराठा से मिल के मुकाबला करने के लिए अली वर्दी खान और ब्रिटिशर्स ने दोनों ने हाथ मिला लिया। तो इन लोगों ने क्या किया,
एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया इन लोगों ने कैलकाटा शहर के, क्योंकि कैलकाटा शहर खतरे में था, कैलकाटा इनका कैपिटल था, तो कैलकाटा शहर के चारों तरफ एक गड्ढा बना दिया, एक 10-12 फीट चौड़ा गड्ढा बना दिया। किसने? अंग्रेजों और अलीवर्दी खान ने मिलके। तो इसको बोला जाता है मराठा डिच, ये आज भी मौजूद है। तो गड्ढा बना दिया, तो गड्ढे में तो फोर्स पार नहीं कर पाएगी ना, कोई अगर मराठा बाहर से कैलकाटा में घुसने की कोशिश करेगा तो वो घोड़े पे आएगा, अपनी सेना लेके आएगा, तो गड्ढा क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। इस गड्ढे में पानी भी डाल दिया, तो ये गड्ढा जो है बाद में चल के कैलकाटा सिटी का बाउंड्री बन गया, क्योंकि गड्ढा बनाया ही इसलिए गया था ना कि कैलकाटा सिटी सुरक्षित रहे। तो गड्ढे के अंदर जो भी जमीन है उसी को कैलकाटा मान लिया गया। तो एक तरह से ये कैलकाटा सिटी की बाउंड्री की तरह बिहेव करता है। तो ये आप देख सकते हो, यही है मराठा डिच। तो ये पूरा कैलकाटा शहर है, ये आप देख रहे हो, तो उसी के बाउंड्री के तौर पे इसको बनाया गया था। ठीक, तो अभी अलीवर्दी खान की दोस्ती हो गई है अंग्रेजों से, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। तो अलीवर्दी खान ने बदले में अंग्रेजों से खुश होकर कहा कि तुम अपने फोर्ट विलियम की फोर्टिफिकेशन कर सकते हो। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है उसकी 4 दीवारी बना सकते हो, उसको उसका बाउंड्री बना सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों को अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका दिया, किला मजबूत बनाओ। तो किला अगर मजबूत होगा तो मिलिट्री काम में यूज होगा ना, किला तो कोई फैक्ट्री है नहीं, आप किला क्यों बनाते हो? वहां पे आपके सैनिक रहते हैं, वहां पे आपके हथियार रहते हैं। तो एक तरह से अलीवर्दी खान को कोई भी खतरा महसूस हुआ नहीं अंग्रेजों से। अलीवर्दी खान का जो पूरा ध्यान है ना वो मराठास को कंट्रोल करने में था। तो अलीवर्दी खान ने अपनी लाइफ में जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी वो यही है, बैटल ऑफ बर्दवान। तो बैटल ऑफ बर्दवान 1747 में ये लड़ाई हुई, औरंगजेब के मरने के 40 साल के बाद हो रही है ये लड़ाई। और इस लड़ाई में क्या हुआ कि मराठों को हरा दिया, अलीवर्दी खान ने मराठास को हरा के वहां से भगा दिया। मराठास आते थे ना बार बार अटैक करने, मराठा डिच भी बनाना पड़ा था। अलीवर्दी खान की डेथ हो गई 1756 में। और अलीवर्दी खान की डेथ होने के बाद, अलीवर्दी खान का अपना कोई बेटा तो था नहीं, तो अलीवर्दी खान की बेटी का बेटा यानी कि अलीवर्दी खान का नवासा, जिसको नाती भी बोलते हैं कुछ स्टेट्स में हिंदी में, तो नवासे ने, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, तो वो बन गया अगला नवाब। तो उसकी उम्र, जब वो नवाब बना तो उसकी उम्र थी 23 साल। तो एक 23 साल का यंग जेंटलमैन था सिराजुद्दौला जब वो नवाब बना। तो इसके नाना जी थे अलीवर्दी खान। तो नाना जी की दोस्ती तो बहुत अच्छी थी अंग्रेजों के साथ, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, मिल के मराठों का मुकाबला करते थे। अब सिराजुद्दौला की क्या सिचुएशन रहेगी वो हम देखेंगे। तो सिराजुद्दौला को जो है ना लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया बंगाल पे। तो इसके बाद जो भी बंगाल का नवाब बना वो अंग्रेजों से दब के रहता था, अंग्रेजों की मर्जी से ही रहता था। तो खैर जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि सिराजुद्दौला लास्ट नवाब बन गया, यानी इसके बाद के जो भी नवाब हैं वो अंग्रेजों के गुलाम हो गए एक तरह से। तो पता लगाते हैं। तो अलीवर्दी खान यानी सिराजुद्दौला के नाना जी, तो सिराजुद्दौला के नाना जी के मरने के बाद ही सिराजुद्दौला नवाब बन गया। तो इसके नाना थे अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान का एक साला हुआ करता था, ब्रदर इन लॉ, मीर जाफर। तो वो मीर जाफर जो है अलीवर्दी खान के फोर्सेस का कमांडर था। नवाब के पास अपनी सेना होती थी कि नहीं? तो अलीवर्दी खान जब नवाब था तो उसने अपने साले मीर जाफर को अपने सेना का सेनापति बना के रखा था। अब ये मीर जाफर भी, क्योंकि अलीवर्दी खान का अपना तो कोई बेटा नहीं था ना, अलीवर्दी खान की सिर्फ बेटियां ही थी। तो मीर जाफर को ऐसा लगता था कि अलीवर्दी खान की डेथ के बाद वो बनेगा नवाब, क्योंकि जनरली तो अपना बेटा ही नवाब बनता है, यहां तो अपना बेटा था ही नहीं। लेकिन हो गया कुछ और, सिराजुद्दौला बन गया नवाब। तो मीर जाफर हमेशा इस बात की ताक में रखता था, इस बात को ध्यान में रखता था कि कैसे मुझे मौका मिले और मैं नवाब बन जाऊं। तो ये तो पहली प्रॉब्लम थी सिराजुद्दौला की। लेकिन जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो मीर जाफर ने कुछ किया नहीं, वो अपने जो सपने थे ना वो सपने देखता रहा, लेकिन उसने कुछ खुल के सामने कुछ कहा नहीं कि वो नवाब बनना चाहता है। तो यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई सिराजुद्दौला की लाइफ में। ठीक है,
तो सिराजुद्दौला जो है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि आखिरी इंडिपेंडेंट नवाब साबित हुआ। ये सिर्फ 14 महीनों तक ही रूल कर पाया, 14 महीनों तक ही रूल कर पाया, क्योंकि बहुत जल्द इसकी डेथ हो गई। इसको बैटल ऑफ पलासी लड़ना पड़ा। तो बैटल ऑफ पलासी एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि बैटल ऑफ पलासी में क्या हुआ, अंग्रेजों से इसको मुकाबला करना पड़ा और अंग्रेजों ने बैटल ऑफ पलासी में इसको हरा दिया और थोड़े दिनों के बाद इसकी डेथ हो गई। तो उसी बैटल ऑफ पलासी में जो अंग्रेजों ने इसको हराया, तो यहीं से अंग्रेज जो है इंडिया पे कैप्चर करने लगे, क्योंकि नवाब को हरा दिया तो पूरा बंगाल ही उनके अंडर आ गया। तो 1757 में जो बैटल ऑफ पलासी हुई है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इसी बैटल के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो गवर्नमेंट में बदल गई, वो बिजनेस वगैरह साइड में रख दिया उन्होंने और इंडिया पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो इन 14 महीनों में, इसको 14 महीनों तक ही रूल करने का मौका मिला। इन 14 महीनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस की सिराजुद्दौला ने। तो क्या थी वो प्रॉब्लम्स, वो देख लेते हैं। तो पहले तो इसको इसकी फैमिली से ही काफी प्रॉब्लम हुई। मीर जाफर तो इसी मौके की तलाश में था कि कब ये सिराजुद्दौला की जगह नवाब बन जाए, और भी इसके फैमिली मेंबर्स थे जो इसको पसंद नहीं करते थे। तो इसका एक चचेरा भाई था, इसका एक कजन था शौकत जंग। तो शौकत जंग जो पास ये बंगाल का नवाब था, और बंगाल के पास में ही एक बिहार में एक जगह पड़ती है पूर्णिया। तो इसका चचेरा भाई शौकत जंग वो पूर्णिया का नवाब था। तो उसने पूर्णिया के नवाब ने अपने ही चचेरे भाई यानी सिराजुद्दौला पे अटैक कर दिया ताकि वो बंगाल को भी कैप्चर कर सके। ठीक है, तो इसी दोनों में लड़ाई हो जाती है, किसमें, सिराजुद्दौला और शौकत जंग में। तो सिराजुद्दौला शौकत जंग को मार देता है। तो ये तो इसकी फैमिली ही इसको प्रॉब्लम दे रही है। दूसरी चीज क्या हो गई कि अली वर्दी खान की एक से ज्यादा बेटियां थी ना, अली वर्दी खान का कोई बेटा तो था नहीं, तो अली वर्दी खान का नाती है सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला की एक मौसी हुआ करती थी घसीटी बेगम, ये मौसी थी सिराजुद्दौला की। तो ये सोचती थी कि अगर सिराजुद्दौला बन सकता है तो मेरा बेटा क्यों नहीं बन सकता है। तो घसीटी बेगम भी बहुत साजिश वगैरह करती थी कि सिराजुद्दौला को हटा के मैं अपनी फैमिली में से किसी को बना दूं। तो सिराजुद्दौला ने अपनी मौसी को भी महल से निकाल के बाहर कर दिया, घसीटी बेगम। ठीक, और मीर जाफर तो था ही। तो मीर जाफर के बारे में सिराजुद्दौला को पता था कि मीर जाफर भी कोशिश करते रहते, वो चाहता है कि वही नवाब बन जाए। तो सिराजुद्दौला ने उसको डिमोट कर दिया, वो सेनापति था ना, तो इसने सोचा कि अगर सेना का कंट्रोल मीर जाफर के हाथ में रहेगा तो ये कहीं रिवोल्ट ना कर दे। इसलिए सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को सेनापति की पोजीशन से हटा दिया और उसको डेप्यूटी सेनापति बना दिया, और उसी के बेटे मीर जाफर के ही बेटे को अगला सेनापति बना दिया, ताकि तुम खुश भी रहो और तुम्हारी ताकत भी कमजोर हो जाए। यानी बाप को हटा के, मीर जाफर को हटा के, मीर जाफर के बेटे मीरान को अगला सेनापति बना दिया। तो सिराजुद्दौला को लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मीरान तो अपने बाप की ही सपोर्ट करेगा ना, वो सिराजुद्दौला की थोड़ी ना सपोर्ट कर देगा। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि बंगाल काफी रिच प्रोविंस हुआ करता था, तो वहां पे काफी बड़े बड़े मर्चेंट्स भी थे। तो इन बड़े बड़े मर्चेंट्स, ये जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे ना, इनका सपोर्ट मीर जाफर के पास था, क्योंकि मीर जाफर तो काफी बूढ़ा था, काफी उम्र से इन लोगों को जानता था, जबकि सिराजुद्दौला तो अभी अभी नवाब बना था ना। तो जो बंगाल के बड़े बड़े सेठ थे, जगत सेठ, राय दुर्लभ, ओमी चंद, ये लोग मीर जाफर को चाहते थे कि नवाब बन जाए। तो ये मीर जाफर को पैसा वगैरह सब कुछ सप्लाई करते थे। तो ये सिचुएशन थी सिराजुद्दौला की। इसी बीच सिराजुद्दौला को उतना एक्सपीरियंस तो नहीं था कि कैसे क्या संभालते हैं, और सिराजुद्दौला से पहले जो इसके नाना थे, इनका ब्रिटिश के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन था। अब जो है सिराजुद्दौला जब नवाब बन गया तो इसमें उतनी अकल नहीं थी, या कह लो कि उम्र की कमी थी, तो इसने ब्रिटिशर से पंगा ले लिया। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो सिराजुद्दौला है, इसने और सख्ती करनी स्टार्ट कर दी। जो रॉयल फरमान्स यूज करते थे ना ब्रिटिशर्स, तो उनको मानने से इनकार करने लगा सिराजुद्दौला, यानी उनसे टैक्स लेने लगा। तो रॉयल फरमान में लिखा हुआ था कि आपको टैक्स नहीं देना है,
तो एक तो बोला कि नहीं अब ये सब नहीं चलेगा, अब आपको टैक्स देना होगा, क्योंकि जब इंडियंस टैक्स देंगे तो आप क्यों नहीं दोगे, ठीक है। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि इसने कहा कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स नहीं देगी तो मैं अपने लोगों से भी टैक्स नहीं लूंगा। तो इस तरह तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एडवांटेज खत्म हो गया, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इससे नाराज चलती थी। दूसरी चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इससे परमिशन मांगी कि हमने जो अभी अभी नया कलकत्ता का शहर बनाया है उसकी बाउंड्री कराना चाहते हैं, वहां पे कुछ फोर्ट्स बनवाना चाहते हैं। फोर्ट विलियम तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना, लेकिन पूरे कलकत्ता शहर जो इतना बड़ा शहर बन गया उसको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए। तो उन लोगों ने परमिशन मांगी कि हम कलकत्ता में जहां जहां ब्रिटिश कॉलोनी है वहां पे किलेबंदी करना चाहते हैं, उसको फोर्टिफाई करना चाहते हैं। तो फोर्टिफाई क्यों करना चाहते हो, फोर्टिफाई करोगे वहां पे सैनिक रखोगे, हथियार रखोगे, तो ये चीज सिराजुद्दौला को समझ में नहीं आई कि मैं नवाब हूं, मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, तो आप खुद क्यों फोर्टिफिकेशन करना चाहते हो। तो इसने परमिशन देने से मना कर दिया। तो बिना इसकी परमिशन के भी उन लोगों ने फोर्ट्स बना लिए, अंग्रेजों ने फोर्ट्स बना लिए। तो सिराजुद्दौला को बहुत बुरा लगा कि मैंने अभी अभी इनको मना किया, तो मेरे मना करने के बावजूद इन लोगों ने फोर्ट्स बना लिए। तो सिराजुद्दौला क्या करता है, 1756 में वो फोर्ट विलियम पे अटैक कर देता है। तो फोर्ट विलियम ही तो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी ना अंग्रेजों की। तो इस बिल्डिंग में उनके फैमिली मेंबर्स भी रहते थे, जो अंग्रेज बड़े बड़े ऑफिसर्स थे उनके फैमिलीज रहती थी, उनके नौकर वगैरह रहते थे, और आर्मी तो रहती ही थी। तो फोर्ट विलियम पे ही अटैक कर दिया और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको मार भगाया। बंगाल की आर्मी काफी बड़ी थी, ये तो एक फोर्ट है, फोर्ट में कितनी सैनिक हो सकते हैं। तो 1757 में अटैक करके सैनिकों को तो मार भगाया, लेकिन 150 ब्रिटिशर्स को जेल में डाल दिया सिराजुद्दौला ने। ये आप देख रहे हो ना, तो ये अंग्रेजों की फैमिली है, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके बीवी बच्चे। तो 150 लोगों को ले जाके, यही वो प्रिजन है, फोर्ट विलियम में ही एक जेल बनी हुई थी, फोर्ट विलियम में एक तहखाना था, उसी तहखाने में ले जाके इन 150 लोगों को बंद कर दिया। तो जिस रूम में बंद किया था उस रूम में ना खिड़की थी ना वेंटिलेटर था, बस एक दरवाजा था जो लकड़ी का बना हुआ था। उसको 150 लोगों को ऐसे कमरे में बंद कर दिया जहां 15-20 लोगों की भी ठीक से जगह नहीं होगी। अब इन 150 लोगों में से कई छोटे छोटे बच्चे और कई औरतें भी थी। तो अगले दिन जब उस प्रिजन का दरवाजा खोला गया तो 150 में से 120 प्रिजनर्स मर गए थे, क्योंकि सांस नहीं ले पाए, छोटी सी जगह में इनको बंद कर दिया गया था। तो जो लोग मर गए थे उसमें ज्यादातर जो है औरतें और बच्चे थे, ठीक, उनका दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। तो ये खबर जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को लगी, ब्रिटिशर्स को लगी, तो वो गुस्से से पागल हो गए। उनको लगा कि अरे हमारे बीवी बच्चों को मार दिया, इतने सारे अंग्रेजों को मार दिया एक इंडियन राजा ने। तो उन्होंने उसी वक्त कसम खा ली कि सिराजुद्दौला नाम के इस नवाब को हम बर्बाद करके छोड़ेंगे, इसकी जान लेके ही छोड़ेंगे। तो यहां पे जो फैसला अंग्रेजों ने लिया 1756 के जून में ये इंसिडेंट हुआ, और इस इंसिडेंट को बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूं, इस घटना को नाम दिया गया ब्लैक होल। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई, तो ये हुई 1756 में। अब देखो क्या हुआ कि बाद में अंग्रेजों ने इसकी जांच करवाई, क्योंकि हर कुछ वो लीगली दिखाना चाहते थे। तो एक लीगल जांच करवाई सिराजुद्दौला के खिलाफ, यानी सिराजुद्दौला के मरने के बाद, बैटल ऑफ पलासी में जब ये मर गया सिराजुद्दौला, उसके बाद भी इस घटना की जांच हुई। तो इस घटना में पाया गया कि नहीं, बात को बढ़ा चढ़ा के बोला गया, यानी 150 लोग नहीं पकड़े गए थे, ना ही 120 लोग मारे गए थे, कुछ लोग मारे गए थे, और उसके लिए भी सिराजुद्दौला रिस्पॉन्सिबल नहीं था, उसने डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं दिए थे। तो खैर जो भी हो, इस बात को बहाना बना के अंग्रेजों ने फैसला किया कि अब हमको सिराजुद्दौला से एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी और कुछ भी करके इसको नवाब की गद्दी से हटाना होगा, क्योंकि इसने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया, हमारे बीवी बच्चों को भी ये जेल में डाल के मार देता है। तो ठीक 1 साल के बाद, इस ब्लैक होल इंसिडेंट के 1 साल के बाद, यानी अगले साल जून में, यानी जून 1757 में अंग्रेजों की लड़ाई हुई सिराजुद्दौला से, और इसी लड़ाई को कहते हैं बैटल ऑफ पलासी। तो पलासी एक जगह है,
कैलकाटा से 100-125 किलोमीटर की दूरी पे पलासी नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में ये लड़ाई हुई और उस लड़ाई का नतीजा निकला कि सिराजुद्दौला को जो है अंग्रेजों ने मार दिया। तो सिराजुद्दौला को मारने के बाद एक तरह से पूरा बंगाल जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो इंडिपेंडेंट नवाब था उनका खात्मा हो गया। अब आगे जो भी नवाब बनेंगे वो अंग्रेजों के ही बनाए हुए नवाब होंगे और हमेशा अंग्रेजों की ही गुलामी करेंगे। तो वो बाकी बची कहानी हम आगे देखेंगे।